तो यहां से हम आपको असिम्पटोट सिखाएंगे। पहली चीज ये असिम्पटोट क्या चीज है, असिम्पटोट पता है नहीं? टेंजेंट एट इन्फिनिटी, टेंजेंट एट इन्फिनिटी इज कॉल्ड असिम्पटोट। जैसे हाइपरबोला लोअर क्लासेज में सीखा हुआ है, यहाँ पे ओरिजिन, तो उसकी एक लाइन होती है ये y इक्वल टू बी अपॉन एक्स, बी अपॉन ए एक्स फॉर स्टैंडर्ड हाइपरबोला। दिस लाइन इज कॉल्ड असिम्पटोट इन +1। अभी भी उसी को कहते हैं, लेकिन +1 में बताते हैं असिम्पटोट स्टूडेंट्स को। तो इस लाइन की क्वालिटी क्या है कि दिस लाइन हैज टेंडेंसी टू टच द हाइपरबोला। हाइपरबोला को ये टच करना चाहती है लेकिन टच करती नहीं है। दिस लाइन टचेज हाइपरबोला ओनली एट इन्फिनिटी। तो ये लाइन क्या हुई फिर? टेंजेंट तो हुई एट इन्फिनिटी। ये हाइपरबोला को टच करेगी लेकिन इन्फिनिटी में जाके टच करेगी। टेंजेंट एट इन्फिनिटी, एक मिनट, टेंजेंट एट इन्फिनिटी इज कॉल्ड असिम्पटोट। ये तो इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन, डिफाइन असिम्पटोट कोई पूछ दे, टेंजेंट एट इन्फिनिटी, इट इज दैट टेंजेंट टू द कर्व विच नेवर टचेज द कर्व, इट हैज टेंडेंसी टू टच द कर्व बट नेवर टचेज इट। तो अब असिम्पटोट इसी जगह है। असिम्पटोट कैसे कैसे होते हैं? असिम्पटोट होते हैं दो कैटेगरी के हैं। एक होते हैं रेक्टेंगुलर असिम्पटोट्स और दूसरे होते हैं ऑब्लीक असिम्पटोट्स। ठीक, रेक्टेंगुलर में दो तरह के, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल। हॉरिजेंटल असिम्पटोट, दूसरा होता है वर्टिकल। और ऑब्लिक तो जानते हो, जो हॉरिजेंटल नहीं है, वर्टिकल नहीं है, ax प्लस बी बार प्लस सी इक्वल टू 0 फॉर्म का। जो हॉरिजेंटल असिम्पटोट है वो y इक्वल टू के फॉर्म का होता है। वर्टिकल है वो x इक्वल टू के फॉर्म का होता है, लेमडा फॉर्म का होता है। और ऑब्लिक असिम्पटोट ax प्लस बी बार प्लस सी इक्वल टू 0 फॉर्म का होता है। ठीक है, अब हम आपको इन असिम्पटोट्स को निकालने का तरीका सिखाते हैं। वैसे तो इसकी बहुत सारी थ्योरी है, पर वो थ्योरी टीचर बोलता रहे, स्टूडेंट सुनता रहता है, पल्ले कुछ नहीं पड़ता। तरीका है उसका सही, सामने एक एग्जाम्पल और एग्जाम्पल के थ्रू बताया जाए तो माइंड में हिट बैठ जाता है। फाइंड द असिम्पटोट्स ऑफ द कर्व, पहला क्वेश्चन है और आपके लिए बड़ा सिग्निफिकेंट है। फाइंड ऑल द असिम्पटोट्स ऑफ दिस कर्व। ऑल द असिम्पटोट्स हॉरिजॉन्टल होते हैं, उसमें वर्टिकल होते हैं और ऑब्लिक होते हैं। ठीक है, तो पहली चीज तो ये कितने डिग्री का कर्व है। जैसे x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर में ना 4 डिग्री काउंट होगी, इंटू की वजह से। इंटू में पावर्स ऐड कर देते हैं x और y की, पर ए बी सी की पावर ऐड नहीं करते। ए बी सी आर ट्रीटेड एज कॉन्स्टेंट्स। ए स्क्वायर में कोई पावर नहीं है ना, 0 डिग्री है। तो ये 4 डिग्री टर्म है ये वाली, ये 2 डिग्री टर्म है, ये 2 डिग्री टर्म है। ए स्क्वायर मल्टीप्लाई करने के बाद भी राइट साइड की टर्म्स जो है ना वो 2 डिग्री टर्म्स है। ए स्क्वायर कांस्टेंट है, डिग्री नॉट काउंट है। ठीक है, तो 4 डिग्री कर्व विल हैव नॉट मोर देन 4 असिम्पटोट्स। पहला नोट, क्योंकि साथ बैकग्राउंड भी तो याद कर लेना। एन डिग्री कर्व will have not more than n asymptotes। उसके जो asymptotes हैं मैक्सिमम n हो सकते हैं, n होंगे नहीं तो उससे कम होंगे, पर n से ज्यादा नहीं हो सकते। तो n डिग्री कर्व will have not more than n asymptotes। asymptotes n से ज्यादा नहीं होंगे। ठीक, पहली बात। अब ये कहता है फाइंड ऑल द असिम्पटोट्स, तो पहले हम हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट की ट्राई करते हैं। हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट
के लिए आप इसमें x की मैक्सिमम पावर, मतलब इसको रीराइट करो। हॉरिजेंटल असिम्प्टोट के लिए आप क्या करें कि कोफिशिएंट ऑफ, आप सर्च करेंगे कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री, ये रूल याद करो साथ में। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म इन y, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म इन y इक्वल टू 0 कर दोगे तो हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट, मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, इन कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म इन x कर दो, x तब हॉरिजॉन्टल आएगा, y से वर्टिकल आएगा x। हाईएस्ट डिग्री टर्म इन x सर्च करें और उसके कोफिशिएंट को 0 कर दें तो क्या आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट आ जाएगा। ये रूल बनाया गया है, इसका प्रूफ आपके कोर्स में भी नहीं है, प्रूफ किसी के नहीं करने आपको, प्रूफ है, थ्योरम्स है ये। अच्छा, तो अभी ये चीजें अपने कर्व से कैसे पता करें, ये चीज जो लिखी हुई है ना, देखो। अच्छा, अब कर्व को मैं रीराइट कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बाई स्क्वायर, ठीक। तो हाईएस्ट डिग्री टर्म इन एक्स, एक्स की टर्म सर्च कर लो, दो जगह है ना, एक्स स्क्वायर कॉमन लेके इकट्ठा करो, वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर वाई स्क्वायर किधर भी लिख दो, लेफ्ट में राइट में मर्जी है, हमें तो ये चाहिए, ये यही है क्या, कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म इन एक्स। दिस इज हाईएस्ट डिग्री टर्म इन एक्स, its coefficient is y square minus a square. Put that coefficient equal to 0 to get horizontal asymptote. तो horizontal asymptote आ गया है, horizontal asymptote क्या है, ये coefficient x square का जो coefficient है, coefficient of highest degree term in x is called horizontal asymptote. y square minus a square equal to 0, तो y equal to plus minus a, ये दो हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट आ गए। ये हॉरिजॉन्टल होते हैं, देखो ये लाइन, ये y इक्वल टू ये वाली लाइन है, और y इक्वल टू माइनस ए नीचे वाली लाइन है, इसलिए ये हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट होते हैं। कभी यहाँ एक्स वाई का हो जाए ना गड़बड़ यहाँ पे, तो इससे पता लग जाता है जो आंसर आया वो हॉरिजॉन्टल आया वर्टिकल आया, तो ठीक किया जा सकता है। पहले मैंने बाई लिख दिया था, पर मैंने अंदाजा लगाया बाई से तो वो वर्टिकल आ जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब ये नहीं कि बहुत याद ही रखना है, कुछ कॉमन सेंस काम कर जाता है इन चीजों में। ओके, तो हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट समझ गए, और दो असिम्प्टोट आ गए, 2 आ गए। अब वर्टिकल असिम्प्टोट निकालता हूं, और मैक्सिमम कितने आने इसमें, 4 आने, 4 डिग्री कर्व है आपका, तो n डिग्री कर्व में n से ज्यादा असिम्प्टोट नहीं हो सकते, तो 4 डिग्री कर्व में 4 से ज्यादा असिम्प्टोट नहीं हो सकते, और 4 में 2 असिम्प्टोट हमारे आ गए हैं। अब हम वर्टिकल असिम्प्टोट निकालेंगे, अगर वो 2 निकल गए तो फिर हम ऑब्लिक असिम्प्टोट का ट्राई नहीं करेंगे। ऑब्लिक असिम्प्टोट का अपना प्रोसीजर है, वो इसमें नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें 4 असिम्प्टोट से ज्यादा मिल नहीं सकते, और 4 हमें पहले ही मिल गए, तो ऑब्लिक असिम्प्टोट का प्रोसीजर इस क्वेश्चन पे अप्लाई फिर नहीं हो। समझ में? ओके, अब देखिए वर्टिकल असिम्प्टोट्स के लिए आपको क्या करना है। कितना अच्छा, एक ही लाइन में मैंने कितना अच्छा लिख दिया, कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म इन y निकालो और 0 करो, हो गया। इतने से काम आपका बन जाता है, ठीक है। राइट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। अब बाई की टर्म्स कलेक्शन करो सर्च कर करके, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। फॉलो कर रहे, बाई स्क्वायर कॉमन लो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये है वो चीज, ठीक है। तो इक्वेट
कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर टू 0, 2 लिखना चाहिए जिस तरह लैंग्वेज है। कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर को 0 करो टू गेट वर्टिकल असिम्प्टोट। सीधा सीधा काम है, इधर उधर जिग जैग में मैं घूमने घुमाने वाला नहीं। आ गया x इक्वल टू प्लस माइनस है, तो दीज आर वर्टिकल असिम्प्टोट्स। y इक्वल टू प्लस माइनस a था, दे वर हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट्स। कितने असिम्प्टोट मिल गए? 4। और फिफ्थ असिम्प्टोट डज नॉट एग्जिस्ट, सो वी विल नॉट ट्राई फॉर ऑब्लिक असिम्प्टोट। वहां एग्जामिनर को भी बोल देना 4 डिग्री कर्व है, इट कैनॉट हैव मोर देन 4 असिम्प्टोट्स एंड 4 वी हैव फाउंड, वी विल नॉट ट्राई फॉर फिफ्थ। So we have 4 asymptotes and our curve is of 4 degree. So curve cannot have more than 4 asymptotes, cannot have more than 4 asymptotes। 4 से ज्यादा हो नहीं सकते, 4 हम निकाल रखा हमने। तो therefore oblique asymptote does not exist, oblique asymptote does not exist। पूरा हो गया क्वेश्चन? या इस क्वेश्चन ने आपको हॉरिजॉन्टल याद दिला दिया, वर्टिकल याद दिला दिया, और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कम आता है एग्जाम में, आ जाए तो मतलब नॉलेज जरूरी है, तो एक क्वेश्चन से नॉलेज उतनी मिल जाती है। अब आ गया ये फाइंड ऑल द असिम्प्टोट्स ऑफ द कर्व। इसमें देखिए कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म इन x, कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म इन x को 0 कर दो, तो आपको x वाले से कौन सा मिलता है? हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट मिलेगा। तो x का मैक्सिमम पावर कितना है इसमें? 3। और 3 डिग्री कितने जगह पर अवेलेबल है? x की x क्यूब, एक जगह पर, उसका कोएफिशिएंट क्या है? तो 1 इक्वल टू 0 कर दो, फॉल्स हो गया ना। सो हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, horizontal asymptote does not exist। ठीक, इसी तरह कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म इन y, क्योंकि पहला क्वेश्चन है इसलिए पूरी एनालिसिस लिख देता हूं। वैसे तो डायरेक्ट वहां एग्जाम में तो लिखना एक एक लाइन, पर यहाँ तो फिर नहीं बताना उतना। जिनमें कोएफिशिएंट कांस्टेंट होता है ना, उसमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल असिम्प्टोट निकलते नहीं है। मैक्सिमम डिग्री के, जो मैक्सिमम डिग्री वाली टर्म है उसमें जो कोएफिशिएंट है वो वेरिएबल होगा तभी निकलेगा वो। जैसे यहाँ y होता तो निकलता है, तो यहाँ y है नहीं, वेरिएबल होगा तो निकलेगा। इसमें भी हाईएस्ट डिग्री टर्म इन y कौन सा है? ये, उसका कोएफिशिएंट 1 इक्वल टू 0, फॉल्स हो गया। सो वर्टिकल असिम्प्टोट डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आ रहा है? इसका मतलब इसमें ऑब्लिक असिम्प्टोट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो ऑब्लिक असिम्प्टोट का मेथड के 2-3 मेथड होते हैं, तो उनमें मिनिमम नंबर ऑफ मेथड्स आपको लर्न करने हैं जिनके बिना काम नहीं चलता। तो ऑब्लिक असिम्प्टोट का मैं आपको मेथड सिखाता हूं, एक मेथड, और भी कई है, काफी उलझा हुआ तो होता थ्योरी, लेकिन उसको हमने काफी ठीक किया हुआ है, तो आपको प्रॉब्लम ज्यादा नहीं आएगी। जो हाईएस्ट डिग्री टर्म्स है, 2 है ना, हाईएस्ट डिग्री टर्म इन x नहीं, हाईएस्ट डिग्री टर्म इन y नहीं, मिक्स। तो मिक्स 3 डिग्री टर्म है इसके अंदर, और दूसरा क्या है? 2 डिग्री। ए में कोई डिग्री नहीं।
पुट x इक्वल टू 1 y इक्वल टू m इन हाईएस्ट डिग्री टर्म्स, 3 डिग्री टर्म्स। x को 1 लिखें, y को m लिखें। कहाँ लिखें? कर्व में जाके है? और कर्व में लिखें कब? जब राइट साइड इसकी 0। उसमें तो राइट साइड हमने 0 की नहीं थी, उसमें भी कर सकते। राइट साइड 0 करने के बाद ही कोई बात करें, ठीक है? उसमें जरूरत नहीं थी इतनी खास, तो मैंने राइट साइड में कुछ थोड़ा मटेरियल रहने दिया था। नहीं तो राइट साइड सारे असिम्प्टोट के सारे क्वेश्चन में राइट साइड में 0 करना, सारा कर्व लेफ्ट साइड में, उसके बाद इसके रूल लगाने, ठीक है? तो जो 3 डिग्री टर्म में x को 1 लिखिए, 1 हो गया, और y को m लिखिए, m क्यूब हो गया। इसे बोलोगे phi 3m, फंक्शन ऑफ m विच इज फॉर्म फ्रॉम 3 डिग्री टर्म्स। इसलिए इसको phi 3 का मतलब 3 डिग्री, अगर n डिग्री है तो phi nm होता है, पता लग गया? तो phi 3m है, ओके। इस phi 3m को 0 कर दिया जाए, उससे आपको m मिल जाएगा। phi 3m को फिर 0 कर दो तो उससे क्या मिल गया? m। उसके बाद जो असिम्प्टोट है y इक्वल टू mx प्लस c होती है। असिम्प्टोटिक लाइन है, उस लाइन की इक्वेशन एवरी टाइम y इक्वल टू mx प्लस c होती है। तो उसका जो m है वो यहां से मिल जाएगा, phi 3m इक्वल टू 0 करने से मिल जाएगा। पर उसके पहले एक काम और कर लेता हूं। पुट x इक्वल टू 1 y इक्वल टू m इन 2 डिग्री टर्म्स। उसका जरूरत पड़ेगी आपको 2 डिग्री टर्म्स। अब यहाँ पे एक बात समझना जरूरी है, ये अगर 4 डिग्री है तो ये क्या होगा? 3 डिग्री, एक कम, उससे एक कम, बस। मतलब और ज्यादा सारे नहीं निकाले जाते। ये नहीं 3 2 1 डिग्री भी निकालो, 0 डिग्री नहीं, 2 निकाले जाते हैं। अगर हमारा कर्व 4 डिग्री का है तो 4 डिग्री में पुट करोगे, मतलब phi 4m निकालोगे और phi 3m निकालोगे। इस क्वेश्चन में phi 3m निकालोगे और phi 2m निकालोगे। तो जब कुछ पानी पिया, रीस्टार्ट कर दिया, चल पड़ा वो तो यहाँ पता लगता है, यहाँ चला कि नहीं चला, ओके। 2 डिग्री टर्म्स में पुट करूं तो वो 2 डिग्री टर्म आपको भी दिखने चाहिए। ये कर्व है, यही है 2 डिग्री टर्म। phi 2m आने वाला है, -3 x को 1 और y को m, ठीक। अब m निकालने के लिए phi 3 को 0 कर दो, phi 3 या phi 4 जो भी मैक्सिमम हो, उसको आपने 2 ही निकालने हैं, 2 में पहले बड़े वाले को 0 कर दो। उससे मिला 1 प्लस m क्यूब इक्वल टू 0, सो m क्यूब इक्वल टू -1। तो m इज -1 का क्यूब रूट, जो कि -1। कंप्लेक्स क्यूब रूट कंसीडर नहीं करना, वैसे 3 होते हैं क्यूब रूट्स, तो यू हैव टू कंसीडर रियल वन। m इक्वल टू माइनस y इक्वल टू mx प्लस c जो निकालना है उसका m रेडी हो गया। अब रहेगा क्या? c। c will be obtained from -phi 2m by phi 3 dash m। ये आपको याद करना है। अब समझो, जब 4 3 का चक्कर होगा तो c will be -phi 3m ऊपर होगा और phi 4 का डेरिवेटिव नीचे होगा। ये इसमें नहीं, दूसरे क्वेश्चन के लिए बताया मैंने, ये कंफ्यूज नहीं। phi 2 नीचे, phi 2 ऊपर, phi 3 नीचे, और नीचे वाले का डेरिवेटिव। मैं जनरल फार्मूला भी बता सकता हूं, 5n-1n और नीचे होता है phi n डैश n, ये चीज होती है, ओके। आ जाओ आगे, -phi 2m, ये सीधा कॉपी करना है, -3am phi 3 डैश m। अब phi 3 कितना था? phi 3 हमारा था 1 प्लस m क्यूब, तो उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू m, तो वो हो जाएगा 3m स्क्वायर।
इक्वल टू 3 से 3 कट गया, a बाई m हो गया। c फॉर m इक्वल टू 1 निकालो, m इक्वल टू सॉरी -1 निकालो, क्योंकि हमारा m -1 है वहां पर, तो वो आ जाएगा a बाय -1 माइनस a। अगर m की डबल वैल्यू तो उतने c, जितने m होंगे उतने c निकलते चले जाएंगे, तो m की वैल्यू एक ही है तो एक c निकला, तो असिम्प्टोट आपका तैयार हो गया। असिम्प्टोट है y इक्वल टू mx प्लस c, y इक्वल टू -x माइनस a, x प्लस y प्लस a इक्वल टू 0। ये आपका असिम्प्टोट तैयार हो गया है, ठीक है। और ये जो कर्व है ये बड़ा फेमस कर्व है, ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy, इसको कहते हैं फोलियम ऑफ डिस्कार्ट्स। डिस्कार्ट्स ये वो मैथमेटिशियन जिसने कार्टेशियन ज्योमेट्री बनाई, तो फोलियम ऑफ डिस्कार्ट्स कहते हैं इस कर्व को। और शेप कुछ कुछ ऐसी होती है, ऐसा लूप होता है इसमें, एक इधर को ब्रांच एक इधर को ब्रांच, और ये वो असिम्प्टोट है जो आपने अभी अभी निकाला, इसी ब्रांच को वो टच करने की कोशिश करता है। ये x प्लस वाई प्लस ए इक्वल टू 0 असिम्प्टोट होता है। तो ये जो क्वेश्चन किया आपने, फोलियम का क्वेश्चन किया, फोलियम ऑफ डिस्कार्ट्स। टाइम आने पर इस लूप का एरिया निकालोगे आप, लूप है उसका एरिया, इसमें एक ही लीफ है, लूप कह सकते हैं, लीफ है, वैसे ये लूप भी बोलते हैं इसको। तो फोलियम का मतलब है कर्व विच इज हैविंग लीव्स, जिसमें लीव्स हो, तो इसमें एक लीफ है इसलिए इसको फोलियम नाम दिया। और ये इसका एक एक्सीलेंट रिसर्च माना जाता है, क्योंकि इसका जो ट्रेसिंग है ये काफी, ये ऑर्डिनरी मेथड से ट्रेस नहीं होता। सारे कर्व एक मेथड से ट्रेस होते हैं और इसमें थोड़ा अलग मेथड्स लगते हैं ट्रेसिंग में, इसलिए ये अलग सा ही कर्व है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आया। क्वेश्चन आपको पता ही लग रहा होगा, रिपीटेडली एग्जाम्स में आते हैं और नंबर बदल के भी आ सकता है। ये तो एज इट इज आया है, जो टाइप नहीं लिखा इसके साथ ना, एज इट इज इनमें आया, और इस टाइप का तो आपको ही आता है एवरी ईयर, तो बस इनको करना है। थोड़ा बहुत नंबर ये बदले हो तो भी हो जाएगा, मेथड तो ही रहेगा। फाइंड असिम्प्टोट्स ऑफ द कर्व। अब देखो एक्स क्यूब, एक्स का मैक्सिमम पावर 1 है, 3 है, कोफिशिएंट 1 इक्वल टू 0 तो हो नहीं सकता, तो नो वर्टिकल असिम्प्टोट्स। एक्स के साथ क्या आता है, हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट, नो हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट। वाई क्यूब का भी एक ही है ये, तो नो वर्टिकल असिम्प्टोट्स। इसमें रेक्टेंगुलर असिम्प्टोट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। इस 1 की वजह से नो हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट, नो वर्टिकल, तो वो मैं यहाँ एडवांस में लिख देता हूँ, उन एग्जाम में ना लिखो तो भी चल जाता है। नो हॉरिजॉन्टल ऑब्लिक वर्टिकल, नो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट्स। हाँ जी, क्या पूरा करके दिखाना पड़ेगा कि नो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल? नहीं, ऐसे बोल देना, असिम्प्टोट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल असिम्प्टोट्स डू नॉट एग्जिस्ट बिकॉज कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स क्यूब एंड वाई क्यूब आर यूनिटी ईच, दे कैन नॉट बी इक्वेटेड टू 0। एक सेंटेंस लिख देना, जो मैंने सेंटेंस बोला वो लिख दो, बहुत हो गया, बहुत। कुछ भी नहीं बोलोगे तो भी चलता है। इसका मतलब इसके ऑब्लिक असिम्प्टोट्स इसमें एग्जिस्ट करेंगी, ठीक है। तो ऑब्लिक के लिए मेथड आपने लर्न कर लिया। 3 डिग्री टर्म्स, एक्स क्यूब से लेकर वाई क्यूब तक सारे 3 डिग्री है, बीच का भी 3 डिग्री है, एक्स स्क्वायर इंटू वाई में 3 डिग्री काउंट होगी, क्योंकि वेरिएबल्स की पावर्स को ऐड कर देते हैं। उसके बाद 2 डिग्री टर्म आ जाएंगे ये यहां तक, फिर 1 डिग्री टर्म। 5 1 तो यूज अभी तो नहीं होगा फिलहाल, पहले क्या है 5 3, फिर अगले वाले 5 2 देंगे, उसके बाद वो 5 1 है जिसकी आपको शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक हो गया।
मैं लिख देता हूं पुट x इक्वल टू 1 बाय इक्वल टू m इन 3 डिग्री टर्म्स। अब रिवीजन हो रही है, इसके साथ ही आपको याद कर लेना है। तो आपको मिला 5 3m x इज 1 बाई m 1 माइनस m स्क्वायर प्लस m क्यूब मिल गया। 5 3m को 0 करना चाहो तो कर दो, अभी ना करना चाहो तो वो 1 डिग्री कर दो 0। 5 3m इक्वल टू 0 विल गिव यू स्लोप्स ऑफ ऑल द असिम्पटोट्स। तो उसके लिए फैक्टर कुछ पॉसिबल हो तो कर लो। यहां देखो m स्क्वायर कॉमन लेने के बाद m माइनस 1, इन दोनों में -1 कॉमन लेने के बाद m माइनस 1 गेटिंग इक्वल टू 0। m माइनस 1 आउट। कहीं भी डाउट थोड़ा भी पूछना जरूर, क्योंकि मॉडल एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल गड़बड़ हो गया तो क्वेश्चन सारे गलत हो जाएंगे, इसलिए बेस पे और चलेंगे दूसरे। m माइनस 1 फैक्टर करो, m माइनस 1 m प्लस 1 इक्वल टू 0। m माइनस 1 0 एक बार, m माइनस 1 0 एक और बार, m प्लस 1 0 एक और बार। m की सभी वैल्यूज आने दो, 3 वैल्यू तो तीनों आने दो, वैसे तो 2 ही है। 1 1 माइनस m की आगे रिपीट वैल्यू, आगे रिपीटेड नहीं था, उसमें m की एक ही वैल्यू आई थी, अब की वैल्यू एक तो अलग है, ये भी अलग बोलो तो एक वैल्यू रिपीटेड है। रिपीटेड में कभी कभी सी निकलने में चक्कर पड़ जाता है, समझ गए। अगर ये 1 2 माइनस 1 हो तो कोई टेंशन नहीं, वो हमने जो मेथड बताया वो चलेगा, सी बार बार निकालना पड़ेगा। तो इसमें क्या प्रॉब्लम फंसती है वो बताऊंगा, टाइम आने पर वही फिट बैठता है। तो रिपीट रूट हो गया, रिपीट रूट में क्वेरी आने का पूरा चांस है। ओके, अब आप 5 2m put x equal to 1 y equal to m in 2 degree terms, you get 5 2m equal to x को 1 तो 2 माइनस y को m 4m स्क्वायर, x को 1 y को m 2m हो गया। और कुछ है नहीं, ठीक। c की वैल्यू देख लेना, गड़बड़ हो जाएगी। 2 माइनस 4m स्क्वायर प्लस 2m, बिल्कुल सही है। 5 2m रेडी हो गया। हमें क्या चाहिए c, तो c होता है माइनस 5 2m बाय 5 3 डैश m। ज्यादातर आपको 3 डिग्री कर्व्स के साथ डील करना होता है जब मोस्टली, ठीक है। अब 4 डिग्री के लिए मैंने थोड़ा तैयार तो किया, वहां सफिक्स 3 कर देना, यहाँ 4 कर देना। वैसे 4 डिग्री 3 डिग्री तक की आप टैकल करोगे, 4 डिग्री है तो वहां कुछ और, वो दूसरे मैथ है, कुछ और है तो बताऊंगा मैं। ये मोस्टली 3 डिग्री के होते हैं। माइनस, ओके, 5 2m कॉपी कर लो, यही 2 माइनस 4m स्क्वायर प्लस 2m, 5 2m कॉपी कर दिया। अब 5 3 डैश m, 5 3 है उस ऊपर, डेरिवेटिव करो उसका, 3m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 1, ठीक हो गया। अब आप m की वैल्यू इसमें 1 बाई 1 पुट करो, तो m की वैल्यू अभी ना मैं -1 पुट कर रहा हूं, रिपीट वाला प्रॉब्लम बंद है। तो c फॉर m इक्वल टू -1, जो नॉन कंट्रोवर्शियल ये आया, फिर 1 की बात करता हूं। m इक्वल टू -1 इसमें अंदर पुट कर दो, 2 माइनस 4, m स्क्वायर 1 हो गया, क्योंकि m की वैल्यू -1 है तो -1 का स्क्वायर 1 हो गया। 2 इंटू -1 -2 हो गया, 3m स्क्वायर 1 हो गया, -2 m की वैल्यू -1 और फिर -1, ठीक है। तो c फॉर m इक्वल टू -1, एक सेकेंड, c फॉर m इक्वल टू -1 इज -2 2 कैंसल, -4, ठीक है। 3 प्लस 2 5 माइनस 1 4, ऐसा लगता है 1, ठीक है।
तो असिम्पटोट y इक्वल टू mx प्लस c होता है। तो y इक्वल टू m की वैल्यू -1 और c भी c1, x प्लस y -1 इक्वल टू 0 इज एन असिम्पटोट। एक असिम्पटोट आपका रेडी हो गया है। ठीक, अब अगले की तैयारी, यहां तक दिक्कत नहीं। अब देखिए सी आपका, फिर से मैं रिकॉल करता हूं फर्दर। सी की वैल्यू आई हुई थी -2 -4m स्क्वायर प्लस 2m बाय 3m स्क्वायर -2m -1 आई थी सी की वैल्यू। ठीक है, तो इसमें m इक्वल टू 1 पुट करेंगे। -1 का तो काम पहले ही हो गया था। मैंने बोला था 1 में थोड़ी क्वेरी आती है, द रिपीटेड रूट में क्वेरी आएगी। क्या क्वेरी आएगी वो पहले बताना जरूरी है, नहीं तो मैं मेथड दूसरा लगा दूं। फिर वो मेथड क्यों लगा रहे हो, दूसरा बदल क्यों रहे हो, पहले वाला मेथड यहाँ क्यों नहीं लग रहा है, पहले वो बात। C फॉर m इक्वल टू 1 निकालो, मेथड ये लग जाए बहुत अच्छा है। 2 -4 + 2 नीचे आ गया, 3 -2 -1। आपने देखा ये तो पूरा 0/0 इनडिटर्मिनेट हो गया। यही रीजन है कि C निकालने के लिए फिर दूसरा मेथड इन्वेंट किया गया। 0/0 ये अगर फाइनाइट अपॉन 0, नीचे डिनोमिनेटर अगर 0 हो गया तो भी नहीं चलेगा। 0/0 तो बिल्कुल गलत है। अगर 5/0 हो जाए तो भी नहीं चलेगा, मतलब सी प्रॉपर आना चाहिए। तो ये हो गया अनडिफाइंड, इनडिटर्मिनेट अनडिफाइंड हो गया। इसलिए एक सी निकालने के लिए एक दूसरा प्रोसीजर है, वो ऐसे केस में लगाना है। तो उसको कहते हैं सी गिविंग इक्वेशन। सो सी गिविंग इक्वेशन इज एज फॉलोज। वो इक्वेशन फार्मूला है, ये आपको याद करना है। c²/2 φ3 प्लस c φ2 c φ2 प्लस φ1m इक्वल टू 0। ये सी गिविंग इक्वेशन है। इसमें जाके φ1m की जरूरत भी पड़ती है। ठीक है, c²/2 φ3 c φ2 प्लस φ1m इक्वल टू 0। आप जरूर याद कर लो। ठीक है, ओके। सी गिविंग इक्वेशन, अब मैं आपको वो रिकॉल कराता हूं, वो मटेरियल यहां लिखना पड़ेगा। इसमें φ3 कितना था, ये था φ3, उधर भी लिखा तो है। φ3 आया हुआ था m³ -m² -m+1, ये φ3 आया हुआ इसका। और इसका जो φ2 आया हुआ था φ3, और φ2 ये लिखा है 3m² -2m -1 आया हुआ था। तो φ3 का डबल डैश चाहिए हमको। φ3 करते चलो, 2 बार डेरिवेटिव करना साथ के साथ। 3m², उसका एक और बार 6m, m² का 2m और फिर 2, m के 2 बार डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, डबल डेरिवेटिव। और φ2 का सिंगल डेरिवेटिव चाहिए हमें, 6m -2, और φ1m भी चाहिए। 1 डिग्री टर्म्स में m लिखो चल के, कहा कर्व में। तो कर्व ये है, ये कर्व है जिस कर्व का हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो 1 डिग्री टर्म है, इसमें x प्लस y, उसमें x को 1 और y को m लिखिए, तो उसको φ1m बोलेंगे। तो 1 + m मतलब x प्लस y 1 डिग्री टर्म है, और उसमें x को 1 और y को m पुट किया जाए, तो 1 + m आ गया। इन चीजों को आप अपनी इक्वेशन में लिखिए चल के। हाँ,
ये सारी चीजें m इक्वल टू 1 पर निकाली जाए जहां फेल हो गया था। तो फॉर m इक्वल टू 1, m इक्वल टू 1 के लिए 5 3 डबल डैश कितना हो गया, क्योंकि m इक्वल टू 1 पर चाहिए हमें सारी चीजें। यहाँ पर m ये है, ये m नहीं निकालना है आपको, इसमें c निकालना है। तो m कौन सा है, वो जो पहले वाला है वही m वैलिड है, m इक्वल टू 1। तो 5 3 डबल डैश एट 1 हो गया, 6 बजा 6 माइनस 2 4, 5 2 डैश एट 1 हो गया, 6 माइनस 2 4 है, और 5 1 m हो गया, 1 प्लस 1 2। इसको उस इक्वेशन में वो टॉप पे दिख रही है उसमें पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 1 जो फार्मूला है उसमें पुट कर दो। ये 4 डिग्री का फार्मूला अलग होता है, वो मैं कहीं बता दूंगा, लिख दूंगा। अगर जो 5 4 तक जाता है कोई क्वेश्चन तो उसका ये फार्मूला भी बदल जाएगा, लेकिन वो यूज करना नहीं पड़ता, फिर भी मैं बता दूंगा, ठीक है। तो सी स्क्वायर बाई 2, 5 3 डबल डैश, 5 3 डबल डैश ये 4 हो गया, सी 5 2 डैश 1 4 हो गया, 5 1 m 2 इक्वल टू, सो 2c स्क्वायर प्लस 4c प्लस 2, c स्क्वायर प्लस 2c प्लस 1 इक्वल टू 0, c प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0 0। तो c प्लस 1 इक्वल टू 0, c की वैल्यू दोनों बार -1 आई, कोइंसिडेंट मतलब आ जाएंगे इसमें, असिम्पटोट्स आपके दो असिम्पटोट कोइंसाइड कर गए। c की वैल्यू ठीक तो है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं, इसके आंसर मेरा कुछ यहाँ पर है नहीं, लेकिन मेथड सही है, मेथड क्या सही है पता लग जाता ना, तो इक्वल तो आता है। तो असिम्पटोट आपका आ गया, दो आने थे लेकिन एक ही आके रह गया, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी 1x माइनस 1 है, तो x माइनस बाय माइनस 1 इक्वल टू 0, और एक पहले आया था, कोई पहले वाला आया था वो लिखा x प्लस एंड x प्लस बाय माइनस 1 इक्वल टू 0, दीज टू आर द आंसर, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक बन गई थी, ये इसके अलग अलग दो रूट आ जाते तो असिम्पटोट 3 हो जाते, क्यों m तो सेम आया पर c अलग अलग आ गया, तो बाई को तो एम एक्स प्लस सी आंसर होता है, तो m तो हम सेम लिखते, दोनों बार c अलग अलग लिख देते तो 2 आ जाते, और एक पहले आ चुका है, तो ठीक है। 3 डिग्री कर्व है तो 3 से ज्यादा असिम्पटोट इसके नहीं हो सकते, पर 3 से कम इसके हो सकते हैं, 2 असिम्पटोट इसके कोइंसाइड कर गए तो ठीक है, कोइंसाइड कर गए तो कोई टेंशन नहीं, समझ में आ गया। बस ये देखो क्वेरी वाला क्वेश्चन, पहले हमने बताया होलियम वाला जिसमें ये क्वेरी नहीं थी, फिर दूसरा वो बताया जिसमें रिपीट रूट आ जाए। अब देखते हैं अगला मॉडल क्या है। ऐसे इंटेलिजेंटली सिलेक्टेड क्वेश्चन है, मतलब एक से क्वेश्चन नहीं है, ऑल क्वेश्चंस हैव सम डिफरेंट आइडिया। रिवीजन करोगे तो इनकी रिवीजन करने से सारा पोर्शन रिवाइज होगा, एक से क्वेश्चन हो ना दुनिया में, उससे ज्यादा फायदा नहीं। क्वेश्चन टू क्वेश्चन क्या कैलकुलेशन डिफर करता है और मेथड तो डिफर करता है। एक ये होमवर्क इस पे लिखा हुआ है, बाद में आप लिख लेना और इसको कर लेना। PU 2012 में ही आया था, और पंजाबी यूनिवर्सिटी में तो 2005 6 8 12 13 तक का रिकॉर्ड है मेरे पास, फिर क्वेश्चन पेपर उसके बाद का हमें नहीं मिल पाया, लेकिन ये जरूर उसके बाद भी आता है, इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। एम नीचे हिंट लिखा हुआ, मैंने मेरे जो m आए थे मैंने खुद कैलकुलेट किए थे, 1 -1 और -1/2 निकले थे, और ये असिम्पटोट हमारा आंसर आया था। ये मैच कर जाए ठीक है, ना मैच करे तो अपना कैलकुलेशन मुझे दिखा सकते हैं, ठीक है। अब देखता हूं, ये है अगला एग्जाम्पल, फाइंड ऑल असिम्पटोट्स ऑफ दिस कर्व। 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन का सेट है, तीनों एक से नहीं है, इनमें आपस में डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3, हम लोग पहले क्वेश्चन 3 करेंगे, 3 उसके बाद 1 2 को हिट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, x माइनस बाई x प्लस बाय प्लस 1 x प्लस बाय -2
फिर 2x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। स्पेशल क्वेश्चन है ये तीनों, इंपॉर्टेंट तो है, स्पेशल भी है। इसमें अगर मैं देखूं तो ये देखो यहां से यहां तक के टर्म, इनको अगर मल्टीप्लाई करें तो x इंटू एक्स इंटू एक्स मैक्सिमम डिग्री 3 है, y इंटू वाई इंटू वाई 3 डिग्री ज्यादा तो नहीं ना, तो ऐसे को F3 बोलते हैं जिसमें मैक्सिमम डिग्री 3, तो उसे F3 बोले। मैक्सिमम डिग्री n हो तो Fn बोलेंगे। और इन सभी में मैक्सिमम डिग्री कितनी है तो उसे F1 बोलेंगे इक्वल टू 0। तो हमारे असिम्प्टोट वाले चैप्टर के सेंस में ये F3 प्लस F1 इक्वल टू 0 है। इसका जनरल फॉर्मेट ये है कि Fn प्लस Fn माइनस 2 इक्वल टू 0 फॉर्म है। 2 का फर्क है, यहाँ 3 है तो उसमें फर्क 2 का फर्क होना चाहिए। अगर ये 5 हो तो वहां 3, 2 का फर्क हो, ऐसा अगर फॉर्म है तो F3 के ईच फैक्टर को 0 करने से असिम्प्टोट मिल जाता है डायरेक्ट। वो मेथड उतना हैवी मेथड है ना, वो लगाने की जरूरत इसमें नहीं, ठीक है। तो इन सच ए केस we put every factor of F3 equal to 0, every factor of F3 equal to 0 to get different asymptotes। आप ठहर जाओ, ठीक है। तो जितने फैक्टर नजर आ रहे हैं उन सबको 0 कर दो, तो ये आपके तीनों असिम्प्टोट रेडी हो गए हैं। क्या डाउट है आपको? सर इसमें तो सर मतलब 2 फैक्टर वाले भी 2 होंगे टर्म्स आएंगे सर, जो F3 है। मैंने बोला मैक्सिमम डिग्री 3, इसीलिए बोला एटमोस्ट डिग्री 3। मैक्सिमम डिग्री इसमें कितनी है? 3 डिग्री। यहां पर भी, यहां पे 0 डिग्री वाली टर्म है तो उसको F1 बोलेंगे उस सारी को, ठीक है। हाँ, ये मतलब ये फाई नहीं है, फाई अलग बात है, वो फाई 3 अलग थी। इसको हाँ F3 मैक्सिमम डिग्री 3। सर तो मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें सर ये मतलब पहले से ही ऐसे फैक्टर में ही रहेंगे, अगर फैक्टर में नहीं रहे तो मतलब फाई वाले का से करना पड़ेगा। फैक्टर रहेंगे, फैक्टर नहीं रहेंगे तो, और फैक्टराइजेबल होते हैं कभी कभी, तो आप फैक्टर कर सकते हो। फैक्टर करूं नहीं, 5 वाला मेथड हम मल्टीप्लाई करके इसमें 5 वाला मेथड इसमें तो लग जाएगा, और कभी कभी ऐसे क्वेश्चन मेथड नहीं भी लगता, इसमें लग जाएगा। इसमें 5 वाला मेथड भी लगेगा, इसमें अभी लग जाएगा बिना फैक्टर के, मतलब हम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन मल्टीप्लाई करके ही तो आएंगे वो टर्म 5, क्योंकि F3 और फाई 3 में फर्क है। हाँ, तो मल्टीप्लाई करके 5 मेथड लगाओ, इसमें पक्का आएगा, आई असिम्प्टोट प्रोड्यूस होंगे। तो सर डिफरेंस कैसे पता चलेगा? x प्लस वाई प्लस 1, और इसमें भी तो गड़बड़ हो गई। अच्छा, इसको कहते हैं असिम्प्टोट्स बाय इंस्पेक्शन है। इस मेथड को कहते हैं असिम्प्टोट्स बाय इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन मेथड से असिम्प्टोट निकले। और मैंने हाँ, इन सच ए केस बी पुट एवरी फैक्टर इक्वल ऑफ F3 इक्वल टू 0 टू गेट असिम्प्टोट्स, ठीक है। जब असिम्प्टोट आ जाए तो एक बात देख लेना कि नो टू असिम्प्टोट शुड बी पैरेलल। यहां लिखने वाला था मैं, तब तक इधर उधर भटक गए ना डोंट। तो दिस मेथड इज वैलिड मेथड फेल्स लिख देता हूं इफ 2 or more of these asymptotes are parallel
कोइंसिडेंट, ठीक है, तब तक ये मेथड लगता रहेगा, लेकिन तब फेल हो जाएगा जो पैरेलल होंगे। पैरेलल कैसे पता लगता है? जो x प्लस वाई वाली टर्म सेम हो, मतलब स्लोप सेम हो, दो लाइनों का स्लोप इक्वल होगा ना तो पैरेलल हो जाएंगे। स्लोप कहां से पता लगता है? ax प्लस बी बार प्लस सी इक्वल टू 0। अगर ये वाली लाइन है तो इसका स्लोप है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, तो ये स्लोप होता है, ठीक है। बाकी आपकी एक बात की क्वेरी कि भाई वो मेथड, ये मेथड लगाए या वो मेथड लगाए, आप कोई भी मेथड लगा सकते हो, एक बात। नंबर 2, कहीं कहीं वो मेथड फेल हो जाएगा। कौन सा? ये सब मेथड फेल हो जाएंगे, तो ये पर्टिकुलरली ये मेथड जब फेल हो जाएगा और ये फेल हो गया, फाइव मेथड फेल हो गया, तो असिम्प्टोट्स पैरेलल वाला मेथड दूसरा है वो लगेगा। तो मैंने शॉर्टकट में आपको बता तो दिया क्या होगा, तो लेकिन मैं आपको क्वेश्चन सामने होगा तभी ठीक से बता सकता हूँ, ठीक है। इसमें जान लिया कि इसमें आप फाइव मेथड लगा सकते हो। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में फाइव मेथड लगाइए या इंस्पेक्शन मेथड लगाइए, इसमें क्वेरी नहीं, ठीक है। फाइव मेथड लगेगा जब इसमें पूरा करोगे, पूरा मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद फाइव मेथड इसमें लग जाएगा। कहीं कहीं फाइव मेथड इस तरह के क्वेश्चन में भी फेल हो जाता है। अब ये जैसे आ गया क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्योंकि प्रोसेस ना थोड़ी सी लंबी प्रोसेस है, तो मुझे ऐसा लगता है मैं अगले दिन बचा हुआ करूंगा।